अभी हमने पढ़ा था कि वैधता के आधार पर अनुबंधों का वर्गीकरण। हमने पहले ही पढ़ा था कि 3 प्रकार से अनुबंधों का वर्गीकरण होता है, वैधता के आधार पे, अनुबंध करने की विधि के आधार पे और निष्पादन के आधार पे। हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे आज, अनुबंध करने की विधि के आधार पर अनुबंधों का वर्गीकरण। अनुबंध करने की विधि के आधार पर भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला अनुबंध है स्पष्ट अनुबंध। कहने का स्पष्ट अनुबंध की अर्थ होता है कि स्पष्ट अनुबंध से तात्पर्य ऐसे अनुबंध से है जिसमें पक्षकार प्रस्ताव, स्वीकृति एवं अनुबंध की सभी शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा प्रकट कर तय करते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि स्पष्ट अनुबंध पक्षकारों के द्वारा लिखित तथा मौखिक शब्दों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब स्पष्ट अनुबंध में क्या होता है कि पक्षकारों के द्वारा लिखित तथा मौखिक शब्दों के द्वारा अनुबंध किया जाता है। ऐसे अनुबंध में पक्षकार अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं तथा इसमें पक्षकारों का अनुमान या संभावना का कोई स्थान नहीं होता कि नहीं ऐसा होगा तो इस तरीके से होगा। कहने का मतलब निश्चितता होती है, किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं होता है और कोई किसी प्रकार की संभावना नहीं होती है। पत्र लिखकर तथा आमने सामने या टेलीफोन पर मौखिक बातचीत के द्वारा स्पष्ट अनुबंध किया जा सकता है। दूसरा होता है गर्भित अनुबंध। गर्भित अनुबंध का मतलब होता है कि जब किसी अनुबंध में प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दे दी गई हो तो उसे गर्भित अनुबंध कहते हैं। धारा 9 में ऐसा अनुबंध पक्षकारों के आचरण या कार्यों से उत्पन्न होता है। पक्षकारों के आचरण एवं उनके वातावरण की परिस्थितियों से ही उनके अनुबंध की शर्तों को निश्चित किया जाता है। कहने का मतलब सपोज हम टैक्सी जा रही है, हम हाथ दे के रुकवाते हैं तो हमको नहीं, ड्राइवर को नहीं पता होता है कि हमें कहाँ तक जाना होता है, लेकिन हम उस टैक्सी में बैठते हैं, ड्राइवर टैक्सी रोकता है तो हमारे इशारों में बात हुई है कि हमें कहाँ तक जाना है। ना मौखिक शब्द बोले गए हैं, ना हमने लिखित में कुछ दिया है, सिर्फ हमने हाथ दिया है, उससे टैक्सी रुकी है और हम टैक्सी में बैठे हैं, हम निश्चित स्थान पर रुक गए हैं, हमने टैक्सी वाले को पेमेंट कर दिया गया है, ना हमारे और टैक्सी वाले के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई है। तीसरा प्रकार होता है इसमें अर्ध अनुबंध। यह अनुबंध भी गर्भित अनुबंध जैसा ही लगता है किंतु कुछ अलग प्रकार का है। अर्ध अनुबंध एक ऐसा अनुबंध होता है जो पक्षकारों के स्पष्ट या गर्भित प्रस्ताव से उत्पन्न नहीं होता है। यह अनुबंध राजनियम द्वारा पक्षकारों के ऊपर थोपा जाता है। कहने का मतलब ये नियमों के द्वारा दोनों पक्षकारों के ऊपर थोपा जाता है और पक्षकारों के दायित्व उत्पन्न करता है, मानो कि यह अनुबंध उन्होंने किया हो। ऐसा अनुबंध पक्षकारों के द्वारा स्वेच्छा से नहीं किया जाता है और इसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण में विद्यमान नहीं होते हैं, किंतु कानून मानता है कि पक्षकारों के बीच में अनुबंध है। कानून ऐसा समानता के सिद्धांत के आधार पर किया गया अनुबंध मानता है। जैसे किसी व्यक्ति को दूसरे की क्षति या खर्चे पर धनी नहीं बनने दिया जा सकता। जैसे अंता बंता जो कि एक अवयस्क या पागल है को उसके जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति करता है, बंता में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, अतः यह अनुबंध नहीं कर सकता, किंतु आवश्यकताओं की दशा में कानून अंता बंता के बीच में एक अर्ध अनुबंध मानता है। अतः कानून अंता को बंता की संपत्ति यदि हो तो उसमें समता के सिद्धांत के आधार पर उन वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कर देता है। तीसरे और अंतिम प्रकार के जो अनुबंध है वो है निष्पादन के आधार पर अनुबंधों का प्रकार। निष्पादित अनुबंध, जब अनुबंध के सभी पक्षकारों के द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए दायित्वों को पूरा कर दिया जाता है तो वह निष्पादित अनुबंध कहलाता है। कहने का मतलब दोनों पक्षकारों के बीच में जो दायित्व उत्पन्न हुए हैं वो अगर दायित्व पूरे हो जाते हैं
तो हम ये मानते हैं कि कार्य संपन्न हो गया। कहने का मतलब जो दायित्व उत्पन्न हुए थे वो हमने पूरे कर दिए हैं। तो इस प्रकार के हम निष्पादित अनुबंध कहते हैं। कहने का मतलब कोई अधिकार, एक पक्षकार के विरुद्ध दूसरे पक्षकार का कोई अधिकार या दायित्व शेष नहीं रहता है। जैसे अंता अपनी कार बंता को बेचता है, अंता कार सुपुर्द कर उसका मूल्य प्राप्त कर लेता है, तो यह एक निष्पादित अनुबंध कहलाता है। निष्पादनीय अनुबंध, निष्पादनीय अनुबंध में दोनों पक्षकारों को अपने अपने दायित्वों को पूरा करना शेष रहता है। दूसरे शब्दों में निष्पादनीय अनुबंध वह अनुबंध है जिसके पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है तथा अब उन्हें अपने अपने दायित्वों का पालन करना है। बंता संता के लड़के की शादी में 5 जनवरी को 500 व्यक्तियों का खाना बनाने और परोसने का 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से ठेका लेता है। यह अनुबंध निष्पादनीय है क्योंकि अभी 5 जनवरी आई नहीं है, लेकिन उसको वो कार्य 5 जनवरी के दिन कंप्लीट करना है, इसलिए वो कार्य करना शेष है, इसलिए वो निष्पादनीय अनुबंध माना जाता है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर में अनुबंध या ठहराव का वर्गीकरण पढ़ा। इसमें पढ़ा कि 3 प्रकार से हम उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर तीनों प्रकार में भी हमने पहले प्रकार में 6 प्रकार का देखा, दूसरे तरीके में भी हमने अनुबंध करने की क्षमता के आधार पर पढ़ा और निष्पादन के आधार पर भी हमने पढ़ा। अब है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। अगला चैप्टर अपना है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है, उसे प्रस्ताव कहा जाता है। कहने का मतलब ए एक व्यक्ति है जो बी के सामने कोई कार्य को करने अथवा नहीं करने की इच्छा प्रकट करता है। सपोज अगर ए को वो कार्य करना है तो वो अपनी सहमति बी को देगा और बी अपनी सहमति ए को देगा। तो इसको हम ए के द्वारा रखा गया प्रपोजल को हम प्रस्ताव बोलेंगे, और अगर बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम ये मानेंगे कि प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई है। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद में प्रस्ताव को वचनदाता तथा स्वीकार करने वाले को वचन ग्रहीता कहा जाता है। प्रस्ताव के कुछ लक्षण होते हैं जो इस प्रकार से हैं कि कम से कम 2 पक्षकारों का होना। कहने का मतलब प्रस्ताव में कम से कम 2 पक्षकारों का होना अति आवश्यक है। प्रस्ताव करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना अति आवश्यक है। एक व्यक्ति स्वयं अपने आप से प्रस्ताव कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक प्रस्तावक होता है और दूसरा वचन ग्रहीता होता है। किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए प्रस्ताव की एक विशेषता यह होती है कि किसी कार्य को करने का भी प्रस्ताव हो सकता है और किसी कार्य को नहीं करने का प्रस्ताव भी हो सकता है। दूसरे शब्दों के मतलब में कह सकते हैं कि प्रस्ताव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। किसी जैसे संता बंता के साथ मिलकर एक फिल्म बनाने का प्रस्ताव करता है, तो यह किसी कार्य को करने के फिल्म बनाने का प्रस्ताव है। अब तीसरा एक प्रकार है इसमें कि दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करना। कहने का मतलब एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार की स्वीकृति प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, तभी प्रस्ताव वैध माना जाता है। जबकि प्रस्ताव रखने का उद्देश्य प्रस्ताव की उस व्यक्ति से स्वीकृति प्राप्त करना हो जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करना प्रस्ताव का उद्देश्य नहीं होता है तो हम वह प्रस्ताव ही नहीं कहा जा सकता, वह प्रस्ताव की इच्छा या प्रस्ताव का निमंत्रण हो सकता है, और वो हमारे निमंत्रण को दूसरा पक्षकार
स्वीकार करे या अस्वीकार करे, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वैधानिक संबंध स्थापित करना। प्रस्ताव तभी वैध होता है जब वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य या उसकी भावना से किया गया हो। प्रस्ताव का संवहन। प्रस्ताव किया हुआ तभी माना जाता है जबकि उसका संवहन हो गया हो। प्रस्ताव के संवहन का तात्पर्य है प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को होने से है जिसको प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव को भी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर, प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर और प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे कि प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर। प्रस्ताव करने की विधि की 2 प्रकार की होती है। एक तो स्पष्ट प्रस्ताव। जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पष्ट प्रस्ताव। जैसे संता बंता को अपना 9 लाख हार 9 लाख रुपए में बेचने का लिखित या मौखिक प्रस्ताव करता है तो इस प्रकार के प्रस्ताव को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल स्पष्ट प्रस्ताव, क्योंकि इसमें एक हार का अमाउंट बिल्कुल स्पष्ट तय किया गया है कि हम उस हार का अमाउंट 9 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। दूसरा होता है गर्भित प्रस्ताव। शब्दों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से किया गया प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। गर्भित प्रस्ताव का ज्ञान पक्षकारों के आचरण व्यवहार से होता है। जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि जैसे हम टैक्सी में जा रहे हैं और एक हाथ से रोकने का संकेत करते हैं तो हमारे हाथ के संकेत से वो एक प्रस्ताव बन जाता है। तो इस प्रकार, क्योंकि हमने अगर टैक्सी में बैठे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको किराया पे करेंगे। तो अगर मौखिक या लिखित तरीके से अगर कोई प्रस्ताव नहीं होता है और हमारे आचरण या व्यवहार से कोई प्रस्ताव होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गर्भित प्रस्ताव। दूसरा जो प्रकार है प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर। ये भी 2 प्रकार से होते हैं। एक तो विशिष्ट प्रस्ताव होता है और दूसरा सामान्य या साधारण प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव होता है जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है तो वह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति विशेष द्वारा दी जाती है जिसको वह प्रस्ताव किया गया है। और दूसरा प्रकार का होता है सामान्य या साधारण प्रस्ताव। सामान्य या साधारण प्रस्ताव जन सामान्य जनता के किसी वर्ग को किया जाता है। ऐसा प्रस्ताव समस्त संसार या संसार के समस्त एक भाग की जनता को किया जाता है। अतः सामान्य प्रस्ताव को संसार का कोई भी व्यक्ति या जनता के विशिष्ट वर्ग का कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति की सामान्यतः पूर्व सूचना देना भी आवश्यक नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके भी स्वीकृति दे सकता है। अब तीसरा जो प्रकार है वो है प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर। ये भी 3 प्रकार का होता है। प्रति प्रस्ताव, दूसरा होता है स्थानापन्न प्रस्ताव और स्थायी प्रस्ताव। प्रति प्रस्ताव मतलब क्रॉस ऑफर। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे को समान प्रकार का प्रस्ताव एक ही समय पर करते हैं तो ऐसे प्रस्तावों को प्रति प्रस्ताव कहते हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव का मतलब काउंटर ऑफर। कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य के प्रस्ताव में संबंध में प्रस्ताव करता है। कहने का मतलब सपोज कोई चीज ए अपनी कार को 50,000 रुपए में बी को बेचना चाहता है, लेकिन बी बोलता है कि नहीं 50 में नहीं खरीद के मैं इसको 40,000 में खरीदना चाहता हूँ। तो ये बी की तरफ से काउंटर ऑफर है ए को, और सपोज ए उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं मेरी 50,000 की कार आपको 40,000 में बेचने को तैयार हूँ। तो वो किस तरीके का प्रस्ताव हुआ? काउंटर ऑफर। क्योंकि मेन प्रस्ताव तो 50,000 रुपए का था, वो बी ने स्वीकार नहीं किया, उसने उस पर काउंटर ऑफर दिया 40,000 रुपए में और वो 40,000 रुपए में तय किया गया। तीसरा है स्थायी प्रस्ताव। स्थायी प्रस्ताव वह है जो किसी एक विशिष्ट अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किया जाता है। इसे ही
हम स्थायी प्रस्ताव कहते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रस्ताव के क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया।